दुल्हन चौथी किस्त। सुबह सुबह उठकर इसने नमाज कुरान पाक की तिलावत के बाद नाश्ता बनाया। वो अभी तक गहरी नींद में था। वो काफ़ी देर तक इसके चेहरे को देखती रही। वो इस वक्त नींद में सारी दुनिया से बेखबर बहुत मासूम लग रहा था। इस पर से नज़रें हटाकर इसने अलमारी से कपड़े निकाले और डिस्टर्ब ना हो इसलिए इन्हें इस्त्री करने दूसरे कमरे में ले गई। कल सुबह तो जनाब ने इसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनी, लेकिन आज वो इसके सारे शर्ट्स निकाल लाई थी। वो कोई ना कोई शर्ट तो ज़रूर पहनेगा। अगर वो ज़िद्दी है तो इसे राह रास्त पे लाने के लिए वो भी ज़िद्दी बन जाएगी। इसका वो शौहर मोहतरम इसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनता, इसकी बनाई हुई बिरयानी नहीं खाता, लेकिन रात को 2 बजे बिरयानी बड़े शौक़ से खाई जाती है। इससे नज़रें बचा बचा कर कीमा अपनी प्लेट में डाला जाता है। इसके हाथों की चाय पी जाती है। कब तक बचेंगे आप शहरी बाबू, वो इस्त्री करते हुए सोच रही थी। इसके सारे के सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद वो इन्हें वापस अलमारी में रख आई। वो बेदार हो चुका था क्योंकि वाशरूम से आवाज़ें आ रही थीं। वो नीचे किचन में इसके लिए नाश्ता लगाने चली आई। वॉशरूम से निकल कर इसने अलमारी खोली और एक शर्ट निकाल कर पहनने लगा। तब इसे एहसास हुआ ये इस शर्ट की इस लड़की की इस्त्री की हुई है। इसने एक और शर्ट निकाली, वो भी इस्त्री शुदा मिली। फिर तीसरी चौथी, हालांकि इसके सारे कपड़े इस्त्री हो चुके थे। इसे थोड़ा गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। जाने कब उठकर इसने ये सारे कपड़े इस्त्री किए, लेकिन वो भी एक नंबर का ज़िद्दी था। इसने वही पुरानी शर्ट पहन ली जो इसने कल से पहनी हुई थी। वो जब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रहा था, इसने देखा वो इसे गौर से देख रही है, और ना सिर्फ देख रही है बल्कि मुस्कुराहट ज़ब्त करने के लिए मुंह पे हाथ रखे हुए हैं। वो कतई तौर पर इसे नज़रअंदाज करता हुआ खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। वो अंदर से इसके लिए नाश्ता ले आई। आज इसने खुद नाश्ता नहीं बनाया। जब इसके हाथ की बनी बिरयानी वो खा सकता है, चाय पी सकता है, तो नाश्ता क्यों नहीं। वो नाश्ता रख कर अंदर चली गई, जबकि वो आराम से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि वो टेबल पर से बर्तन समेटने लगी। सारे काम मुकम्मल करने के बाद इसने डरते डरते टीवी ऑन किया। टीवी पर खूबसूरत तस्वीरें देखकर वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कोई गानों का चैनल लगा था। वो हैरान होकर पूरी तरह टीवी पे मुतवज्जा थी। वो हीरो और हीरोइन को बेहुदा डांस करते देखकर इन्हें दिल ही दिल में मलमत कर रही थी और काफ़ी शर्मा भी रही थी। हालांकि घर में इस वक्त कोई भी नहीं था, फिर भी वो बार बार इधर उधर देख रही थी। कल अफराहिम ने जो इसे चैनल बदलने का सिखाया, तो इन्हें उन्हीं बटनों को दबाते हुए वह मुख्तलिफ चैनल तब्दील कर रही थी। अचानक फ़ोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठी। इसने हैरान होकर पीछे देखा और नज़रअंदाज कर दिया। टर्न टर्न टर्न, एक बार घंटी सुनाई दी। इस बार वो बिदक कर सोफे से खड़ी हो गई। घबराहट के मारे इसे पसीना आ गया। वो समझ ना सकी ये टर्न टर्न की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहीं कोई जिन भूत तो नहीं है। इस घर में वो डरते डरते इधर उधर देख रही थी। घंटी एक बार फिर सुनाई दी। अब की बार वो चीख मारकर पीछे हटी। घंटी मुसलसल बजती जा रही थी। इसने आवाज़ का ताक़ुब करने की कोशिश की, तभी से पता चला ये घंटी की आवाज़ इसी छोटे डब्बे से आ रही है। कुछ सोचने पे इसे याद आया, ऐसा ही एक डब्बा इसकी सहेली नजमा के घर भी था, जिससे वो अपने अब्बू से जो सऊदी अरब में थे इनसे बात करती, लेकिन इससे बात कैसे होती है, वो सोच रही थी जबकि घंटी बजी जा रही थी। इसने दरूद पाक का विर्द करते हुए इस छोटी चीज़ को उठा ही लिया जो इसके ऊपर रखा था। तब इसे आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो, कोई है, बात करो। वो इस आवाज़ को पहचान गई। ये इब्राहिम की आवाज़ थी। जी आप, वो इसने कुछ कहना चाहा, जबकि वो इसकी बात काट कर बोला, सुनो, शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पे आ रहे हैं। होटल का खाना वो नहीं खाते, अगर तुम बना सको तो। जी हम बना देंगे, वो जल्दी जल्दी बोली। ठीक है, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। जो सामान ख़त्म हो चुका है वो बताओ, मैं आते वक्त दे आऊँगा। इसने सामान जो ख़त्म हो गया था वो इसे बताया, और आखिर में जब वो पूछने लगा बस और तो कुछ नहीं, तब वो बोली, जब वो ये टीवी बंद कैसे होता है। इसने चला तो लिया, अब इसे बंद करने का नहीं पता। कल भी इसने नहीं पूछा था, इस बटन से जो जिससे तुमने ऑन किया। इसने संजीदगी से कहकर फ़ोन काट दिया। इसने भी वो चीज़ दोबारा अपनी जगह पर रख दी। इसे वैसे तो इसकी आवाज़ हमेशा से पसंद थी, लेकिन फ़ोन पे इसकी आवाज़ इसे हमेशा से भी ज़्यादा अच्छी लगी, और इसका इस तरह इसे खाना बनाने का कहना, ये बात भी इसे अच्छी लगी। टीवी बंद करके वो सीधा किचन में घुस गई। वो सामान चेक करने लगी और अपनी ज़रूरियात की तमाम अशिया अलग करने लगी। कोई मेहमान पहली बार घर आ रहा है, इसलिए वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी।
اس نے بہت سامان استعمال کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو اپنی ہر ضروری سے ضروری کام پر ترجیح دیتی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے ایک بات سکھائی تھی جو اس نے ایک گانٹھ باندھ کر محفوظ کر لی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمیں دن میں 10 بار آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں مشتمل طویل دن میں سے صرف 1 گھنٹہ بھی خدا کو نہیں دے سکتے۔ جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی رحمت تو دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے آج آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کھانا کیوں دوں؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑ سکی، اور جو بھی کام کر رہی ہوتی اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلی جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ الماری میں سے خوبصورت برتن بھی نکالنے لگی، اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی اور فراہم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ جلدی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن سے اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب واپس پلٹنے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ ہی گئی۔ سنو، میرے آفس کی کچھ دوست شام کو کھانے پہ آئیں گے، وہ لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کی غلط اثرات پڑیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ کپڑے بھی میں لا دوں گا، اور ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کی آئی شیڈ کوئی نہیں لگاتا، اوکے؟ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کل کے میک اپ کی بات جتا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، اور ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی کون سا کارلر؟ کارلر نہیں، بیوٹی، بیوٹی، BUTY یا پارلر۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ببٹی پارلر؟ جی، اس نے سوال انداز میں پوچھا، جبکہ اس نے زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ببٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آہستہ آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پہ چلا چلا کر بات کر رہی تھی۔ کوئی بہرا نہیں ہوتا، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہاں، بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے تیاری شروع کرو، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ وہ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے پاس جناب کے کہے ہوئے کسی بات کو بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بامشکل فارغ ہوئی۔ کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی، میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کو تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی، وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کے بنے کھانوں کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بناتے تھے۔ لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے، یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا، کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر، اس نے بریانی ٹیسٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ، آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو، تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقے کار ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک میرر سے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھ ہی چکی تھی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیا۔
آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے؟ اچھے سے آتا ہے جی، اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتہ کب یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیے۔ اس نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، جبکہ وہ سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتر آئی۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پر اعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سب لڑکیوں پہ جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پر اعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی۔ کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراحیم مجھے پسند کرتے۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیاری اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراحیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراحیم اس وقت اس کے ساتھ، تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی، اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پہ بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں پہ مشین چلاتی رہی، تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی، تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بے وقوف تھی۔ آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کے میک اپ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کی ریشمی فراق کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں وہ تو ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں پہ رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے افراحیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنے ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، ایک بار افراحیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے گا اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے، وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر نکل آئی تو افراحیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچی کر رکھی تھیں۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ چلیں، اس نے اپنے قدم آگے بڑھایا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کی اس بات کا مطلب وہ نہ سمجھ سکی، البتہ افراحیم نے مسکراتے ہوئے اسے کچھ جواب دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت جو لگ رہی تھی۔ کیا یار، دماغ خراب ہے؟ اس دیہاتی جاہل کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتی۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ تو نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہیں آتا، وہ اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی رہ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کیا، لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود بھی وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ وہ اس سے بے نیاز سڑک پہ چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے، مہمانوں کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈرائنگ ٹیبل پہ آئی
वहाँ की सफाई के साथ साथ इसने फूल भी टेबल पर रख दिए। अगर इसे ज़्यादा नहीं भी मालूम था तो अपने अंदाज के मुताबिक कुछ न कुछ तो वो कर ही रही थी। इसने एक सरसरी सी निगाह सोफे पे बैठे अफराहिम पे डाली। वो थके हुए लग रहे थे। वो कुछ सोचकर किचन में गई और गर्मा गर्म ताज़ा चाय बनाकर इसके पास टेबल पर जाकर रख दी। चाय रखने की आवाज़ पे इसने अपनी आंखें खोली। इसका इस वक्त चाय पीने का मूड लग रहा था, लेकिन ये बात इसे कैसे पता चली, इस बात पे वो थोड़ा हैरान ज़रूर था। कुछ ही देर में इसके ऑफिस के सारे दोस्त आ गए। वो सबसे गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ अपनी नई नवेली दुल्हन साहिबा को भी देख रहा था, कहीं वो कोई गलती ना कर दे। वो इसकी नसीहत के मुताबिक सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही बात कर रही थी। सारे मेहमानों में जो 3 स्टाइलिश लड़कियां थीं वो बड़े अच्छे तरीके से इसका जायज़ा ले रही थीं, या फिर शायद ये देख रही थीं कि इसमें ऐसी क्या बात है जो अफराहिम साहब ने हम जैसी लड़कियों को नज़रअंदाज कर दिया। अरे यार, कमाल की बीवी ढूंढ कर लाए हो, कौन सी हसीन वादी से पकड़ कर लाए हो ऐसी परी को। इसके एक दोस्त ने, जो कुछ ज़्यादा ही शौक मजाज था, इसने कमेंट पास किया और आवाज़ इसकी इतनी ऊंची थी कि ज़रा फासले पे खड़ी लड़कियों को भी सुनाई दी और सब कहका लगाने लगे। वो अपनी तारीफ पे झिंक गई। अरे अरे, इस मोहतरमा को देखो कैसे देहाती लड़कियों की तरह शर्मा रही है। इसके पास खड़ी एक लड़की बोली। इसे डर लगने लगा इसके सारे दोस्तों में से कोई ये ना जान ले कि इसकी बीवी एक अनपढ़ देहाती है। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। अफराहिम ने सवालिया निगाह सबके चेहरों पर डाली, जिनका जवाब मुस्बत था। अरे यार अफराहिम, यकीन नहीं आता, शहर में रहकर तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है। इसके एक दोस्त ने खाना खाते हुए तबसरा किया। वो तो इसके हाथ के बने हुए खाने का जायका अच्छे से जानता था, लेकिन इसके दोस्त पहली बार खा रहे थे। पहली बार तो इसे भी हैरत हुई बिरयानी खाकर, क्योंकि इतनी जायकेदार बिरयानी इसने कभी नहीं खाई। हाय, एक हमारी बीवियां हैं जिन्हें मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलता। दूसरे दोस्त ने दहाई दी, जबकि वो दोस्तों की गुफ्तगू से ज़्यादा इसे देख रहा था। वो लड़कियां सरगोशी में पता नहीं कुरेद कुरेद कर इससे क्या पूछ रही थी, जबकि वो बोल कम और सुन ज़्यादा रही थी। ये मशवरा भी खुद इसने ही इसे दिया था। भाभी, मुझे इस टेस्टी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर दीजिएगा। जाते वक्त वो हैरानी से अपने मुखातिब को देख रही थी। वो समझ नहीं सकी वो कौन सी पीस मांग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी मिसेज आपको बिरयानी बनाने की तरकीब ज़रूर दे देगी, अफराहम ने बात संभाल कर कहा, और वो समझ गई। और खाने के दौरान ऐसे छोटे मोटे मसले पैदा होते रहे, जिन्हें वो बड़े आराम से एक खूबसूरत अंदाज में संभालता रहा। खाने के बाद चाय का दौर चला। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ चाय का भी मज़ा ले रहे थे। वो खामोश ज़रूर थी, लेकिन अपने किसी भी एंगल से इसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो इन सब पढ़ी लिखी लड़कियों से मुख्तलिफ है। वो एक छोटे गांव से आई एक अनपढ़ लड़की है। वो भी ख़ास तौर पर इस पर नज़रें जमाए बैठा था। हालांकि इसके एक दोस्त ने इसकी ये चोरी पकड़ भी ली। चलता है सब शुरू शुरू के दिनों में हम भी ऐसे ही किया करते थे। हम भी अपनी बेगमात को बेपनाह चाहते थे, लेकिन अब सिर्फ पनाह चाहते हैं। वो इसके पास सोफे पे बैठा हुआ था। इसने सरगोशी के अंदाज में कहा, इसलिए कोई और नहीं सुन सका। वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया। मेहमानों के चले जाने के बाद वो किचन में चली आई। बहुत काम बाकी पड़ा था। इसने सारे बर्तन समेटे और किचन में बिखरी बिखरी चीज़ें समेटने लगी। वो बाहर टीवी पे बैठा बिना दिलचस्पी से चैनल तब्दील कर रहा था। इसने महसूस किया कि इसकी निगाहें टीवी पे बिल्कुल नहीं हैं, पता नहीं कहाँ हैं। वो कई मरतबा किचन में भी झांक कर देख चुका था। वहाँ से बर्तन खटकने की आवाज़ें आ रही थी। शुक्र है दादी की बहू ने इसके दोस्तों के सामने कुछ तो लाज रखी, नहीं तो वो तो बहुत डरा हुआ था। पता नहीं क्या होगा, कैसी हरकतें करेगी वो आज। अचानक इसके दोस्तों ने नई नई शादी की खुशी में इसे ट्रीट की फरमाइश कर दी और इसने पता नहीं कैसे हाँ कर दी। वो टीवी देख देख कर बेजार हो चुका था। इसके कदम बेअख्तियार सी कैफियत में किचन की तरफ बढ़ने लगे। इसे किचन के दरवाजे पे देखकर इसने बर्तन धोना रोक कर गौर से इसे देखा। जी, कुछ चाहिए आपको? इसने इस लड़की की आवाज़ सुनी। वो वहाँ हाँ या ना कुछ नहीं बोल सका। क्या बोलता है इसे खुद भी नहीं पता था। वो किचन में क्यों चला आया? वो भी तो टीवी देख रहा था। फिर जाने क्या सोचकर वो किचन में चला गया। वो ज़हनी तौर पर गायब था। बाज़ औक़ात इंसान का अपने जहन पे भी इख्तियार नहीं रहता। इसने एक नज़र इस लड़की को देखा, जो शायद इसके किसी जवाब की मुंतज़िर थी। जवाब तो इसके खुद के पास भी नहीं था, तो क्या जवाब देता? वो किचन से बाहर निकल कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। बड़ी देर के बाद वो किचन के कामों से फारिग हुई तो थकावट के साथ साथ आंखें नींद से बोझल होने लगी। वो कमरे में चली गई। वो अभी तक जाग रहा था, लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। शायद वो फर्श पे अपना बिस्तर बनाने लगी। इसकी निगाहें वो मुसलसल खुद पे महसूस कर सकती थी। आपके लिए चाय लाऊं जी? नहीं, इसने संजीदगी से जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी। पता नहीं क्या सोचकर इसने ये कहा।
जबकि वो हैरत से इसे देखने लगा। वो कब से इसका चेहरा पढ़ने लगी। नहीं तो मैं क्यों परेशान होऊंगा, इसने नफ़ी की, लेकिन दिल की बात की नफ़ी नहीं कर सका। जब दादी यहाँ नहीं होती तो आप खाना होटल से लाते हैं? हो जी, नहीं, खुद बनाता हूँ। इसकी नज़रें लैपटॉप पे थीं। आप खुद? इसने ये बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्यों, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जी, वो हमारे गांव में तो मर्द खाना नहीं बनाते, लेकिन ये गांव नहीं है। गांव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो कोफत में मुब्तला हो चुका था। जी, आपने अपनी माँ को देखा है? हाँ, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और वो खामोश हो गई। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया? पता नहीं क्या सोचकर इसने पहली बार इस लड़की से सवाल किया है। नहीं जी, हमने अपनी माँ को देखा ही भी नहीं, वो हमारे बचपन में ही गुजर गईं। खाना बनाना तो हमने खुद सीख लिया। आपको अच्छा लगा हमारे हाथ का खाना? हाँ, ठीक ही था। खाना के वो इसके खानों का असीर हो चुका था। फिर इसने कोई और सवाल नहीं पूछा। वो चादर ओढ़ कर लेट गई। वो भी लैपटॉप रख कर लेट गया। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए इसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब इसकी नींद मुकम्मल हो चुकी थी तो वो फ्रेश होने वाशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो इसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पे पड़ी हुई थी। मतलब आज इसे ब्लैक शर्ट पहनने का कहा जा रहा था। अब वो इसी की इस्त्रीशुदा कपड़े पहनने लगा। जब इसके हाथ की बनी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात इसे अब तक समझ नहीं आई, इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम पैदा हुआ है और इस वक्त वो शर्ट बिस्तर पर ला कर रख देती है, या फिर जब इसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो इसके लिए चाय बना कर ले आती है। हालांकि इसने रवायती शोहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया, लेकिन वो खुद बिना कहे इसके सारे काम करती है। वो रवायती बीवियों वाले सारे फ़र्ज़ निभा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इसे कबूल नहीं कर सका। इसमें वो एतमाद और वो शऊर ही नहीं है जो इसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जाती है। हर इंसान की तरह इसे भी हसन मुतासिर करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके यूं ही लान में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए जहन बिल्कुल फ्रेश था। वैसे इसे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार के हेडलाइंस पे नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन इसकी कोई ख़ास मुसरफ़त नहीं हुआ करती। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पे ही गुजारता। आम नौजवानों की तरह कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं थी, इसलिए इसने अपना सारा वक्त, सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे। लेकिन इसके ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो चुके थे। दादी के आने में अभी एक हफ़्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते इसे एहसास हुआ कोई इसे देख रहा है। इसने निगाह इधर उधर दाएं बाएं जानिब देखा, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद इसे फिर एहसास हुआ जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा है। अब की बार इसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो इसे पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लान की तरफ खुलती है, इससे चुपके चुपके इसे देख रही है। वो इसकी चोरी पकड़ चुका था। इसे देखकर वो खिड़की से गायब हो गई। इसे कुछ अजीब लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से इसकी आंख खुली। तब इसने देखा वो लड़की हाथ बांधकर इसे बड़े गौर से देख रही है। इसे हैरत का झटका लगा। फिर इसने चादर ओढ़ ली और चादर के अंदर से आंखें खोलकर इस लड़की को देखने लगा जो मुसलसल इसे देखे जा रही थी। इसे नहीं पता था वो भी इसे देख रहा है। अगर इसे पता होता तो वो शायद गड़बड़ा कर बाहर निकल जाती। इस सुबह वो काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा, और आज एक बार फिर वो इसे मुसलसल घूर रही थी। क्या वो हमेशा ऐसे ही इसे घूरा घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? इस दिन वो इसके कपड़े इस्त्री करने लगी थी जब अचानक इसे याद आया वो दूध की देगची चूल्हे पे रख आई और वो अब उबलने वाला होगा। वो भागती हुई किचन में गई, चूल्हे के बटन बंद किया और दूध उतार कर साइड पर रख दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे तक आई। कमरे में इसे अजीब बदबू का एहसास हुआ। इसने स्त्री की तरफ देखा और ये देखकर जैसे इस पे आसमान गिर गया। वो शर्ट जल चुकी थी। वो भागते हुए स्त्री तक आ गई। इसने अपने माथे पे जोर से हाथ मारा। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो इनकी पसंदीदा शर्ट थी। अब क्या होगा? अल्लाह, अब तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या कहूँगी इनसे, कैसे बताऊँगी? वो तो पहले भी बहुत नाराज़ रहती हैं। अब इन्हें इस शर्ट का पता चलेगा तो वो और भी नाराज़ होंगे। वो ऑफिस
से वापस आ गया, लेकिन वो इस शर्ट के बारे में ना बता सके। खाने के वक्त भी इसे की हिम्मत ना हुई। रात के सोते वक्त भी वो इसे बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं पैदा कर पा रही थी। वो इसके अजीबोगरीब मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था। पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब से वो ऑफिस से आया है, इसे वो किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी इसने जग के साथ गिलास नहीं रखा और चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आ गई। इसने तो इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ नयापन महसूस ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो खुद बता नहीं पा रही थी, और वो तो इससे ज़िंदगी भर नहीं पूछता। सुबह जब वो नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा तो पीछे से आवाज़ देकर इसने रोक दिया। पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी था मोहतरमा, अब बताओ क्या चाहिए। वो खामोश निगाहें झुकाकर खड़ी थी, शायद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब आप कुछ बोलेंगे या मैं बैठकर आपके बोलने का इंतज़ार करूं? वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। वो तंज के तीर चला रहा था। जी वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसने होंठों पे ज़बान फेर कर कहा। जी हम वही सुनने के लिए तो खड़े हैं मोहतरमा। वो गलती से आपकी शर्ट इस्त्री करते हुए जल गई, ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी, और वो पता नहीं क्या क्या सोच चुका था कल से, और अब पता नहीं रो क्यों रही थी। ओके ओके कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी पसंदीदा शर्ट थी। जी वो नीली वाली। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। कह दिया ना, कोई बात नहीं। अब ये मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाओ। इसे इसके आंसू से तकलीफ होने लगी थी। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर कुछ सोच के वापस आकर इसके पास आया। तुम तो आसानी से बात मुझसे छुपा सकती थी। इतने सारे शर्ट्स में से मैं अपनी हर शर्ट का तो हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने अपनी गलती क्यों बताई? मैंने ज़िंदगी में झूठ कभी नहीं बोला जी। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप से तो नहीं, और मैं अपनी नज़रों से कभी नहीं गिरना चाहती। और अगर आज मैं झूठ बोलती तो मैं चोरी करती, और चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी होती है। और चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला ज़िंदगी में कभी ना कभी मुंह के बल गिरता ज़रूर है। इसे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कितनी पागल लड़की थी। ऐसी लड़कियां भी दुनिया में होती हैं। ये लड़कियों की कौन सी किस्म है? बीवियां तो बड़े से बड़ा झूठ बोलकर अपने शोहरों को बेवकूफ़ बनाती हैं, इनसे कई बातें छुपाती हैं, और ये एक मामूली शर्ट के लिए इतना छोटा झूठ भी नहीं बोल सकी। वो सारा रास्ता इसके बारे में सोचता रहा। जारी है। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आपको गांव की भोली भाली दुल्हन की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। 5वीं आखिरी किस्त अगले दिन मुलाहाजा फरमाइएगा।